हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रांत शर्मा और आज अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ज्योग्राफी का एक पहला लेक्चर हम बोल सकते हैं, जो वेल डिफाइंड है। इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ना इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भैया इसको पढ़ना क्यों है, आखिर इसकी ज़रूरत है क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो वाली आप देख रहे हैं, जो डायग्राम है, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं, जो इस तरीके से पूरी अर्थ पर घूम घूम के खींची गई है, और एक है देशांतर रेखाएं, जो ऊपर से नीचे तक खींची गई है ऐसी। ऊपर वाला आपका नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है, जिसको हम आगे देखते हैं। तो क्यों पढ़ना चाहिए हमको, इसके बारे में हमें तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है कि इसके एक भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो एक भाग में कुछ समय तक दिन रहेगा, चाहे वो 10 घंटे 7 घंटे, फिर दूसरे भाग में ही क्या होगा, रात रहेगी। तो इससे ये होता है, जो दिन, जहाँ पे दिन है, जहाँ पे सन की जो लाइट पड़ रही है आप ये देख रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक कोई एक समय होगा और ठीक इसके पीछे एक रात होगी, तो रात का समय अलग होगा। तो इन्हीं समय के बीच क्या होगा, अंतर होगा। एक स्थान और दूसरे स्थान के बीच दूरियों में अंतर होगा। एक स्थान का समय कुछ और होगा, दूसरे स्थान का समय कुछ और होगा। तो इन सारी चीजों में अंतर है। तो इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से मेजरमेंट करने के लिए, मापन के लिए, हमने क्या किया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना करी और एक काल्पनिक रेखा पूरी पृथ्वी पर खींच दी, ताकि हमें इन दोनों चीज, दूरी, समय, ताप कटिबंध, इन सभी को मापने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत ना महसूस हो। इसलिए हमने एक काल्पनिक रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा खींच दी। तो आइए हम समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर को हम और किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब आप सभी को पता है कि एक पृथ्वी का एक अच्छा सही मॉडल है, बिल्कुल एक छोटा रूप है। इसे हम फिक्स नहीं कर सकते, ओके। और इसे ठीक उसी तरीके से हम घुमाते हैं, आपने देखा होगा ग्लोब, जिस तरीके से कोई कुम्हार अपना पहिया घुमाता है बर्तन बनाने के लिए, या फिर आप कोई लट्टू घुमाते हैं। और इसी महाद्वीप में, इसी ग्लोब में महाद्वीप, महासागर और देशों के जो आकार हैं, जो उन चीजों को दिखाया जाता है। कैसे, आप ये देख रहे हैं कि अब आप ये देख रहे हैं ग्लोब। आप ग्लोब को एक बिल्कुल एक पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को किस तरीके से घुमाया जा रहा है, बिल्कुल एक लट्टू की तरह। और इसमें आप देखेंगे कि ग्लोब में, पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप, महासागर, देश हैं, उनको एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो ये ग्लोब एक ऐसा है जो पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। और ये जो पृथ्वी देख रहे हैं आप, झुकी हुई है थोड़ी सी, और ये पृथ्वी अपना जो झुकी है वो अपने अक्ष पर झुकी है, और अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है। तो इसके आगे हम ये देखते हैं कि ये जो कह रहा है अक्षांश देशांतर पृथ्वी की सतह की काल्पनिक रेखाएं हैं। ये आप सभी को पता है, मैंने आपको भी इससे पहले ही बता दिया कि पृथ्वी की सतह की काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी की सतह पर किसी विशिष्ट स्थान का पता लगाना हो, तो उसके लिए एक संदर्भ बिंदु है मेरिडियन, और मानचित्र पर समांतर नेटवर्क को ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रिड सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ग्रिड सिस्टम ये कहलाता है कि जैसे कि ये पृथ्वी है, और हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव एक लाइन खींची, एक रेखा खींची, जो कि देशांतर रेखा कहलाएगी। और इस तरीके से हमने भूमध्य रेखा को मान करके एक पृथ्वी के चारों ओर एक लाइन खींची, वो है अक्षांश रेखा है। ऐसे ही करते करते हमने पूरी पृथ्वी पर खींच दी। फिर हमने ये देशांतर रेखा खींच दी। तो ये जो बीच में जो पॉइंट बन रहा है, ये क्या है, ग्रिड बन रहा है, ग्रिड के तरीके से बन रहा है। इसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और इसी ग्रिड को हम, आप देखेंगे, एक स्क्वायर, एक वर्ग का रूप ले रहा है। ठीक है। तो देशांतर और अक्षांश का प्रतिच्छेदन हमें किसी भी बिंदु को इंगित करने में मदद करता है। अब जहां पे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, हमें वो पॉइंट, वह बिंदु इंगित करने में मदद करता है कि ये इस पॉइंट का लोकेशन या इस पॉइंट का समय क्या होगा, इस स्थान की दूरी इस स्थान से कितनी होगी, या इस स्थान पर समय कितना होगा। पृथ्वी पर विशिष्ट स्थान देशांतर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्थान के जो स्थानीय समय को क्या करते हैं, निर्धारित करने में मदद करते हैं कि वहां का एक पर्टिकुलर टाइम क्या होगा। मान के चलो भारत में अभी दिन के 12 बज रहे हैं, तो ब्रिटेन में क्या हो रहा होगा, 5.5 घंटा पहले कर लो। ठीक है। तो वहां पे कितना हो रहा होगा आपका, 7:30 7, इस तरीके से। तो 5.5 घंटा अगर आप पहले करते हैं, तो वहां पे हो रहे होंगे 6:30। तो ब्रिटेन में 6:30 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजेंगे। और तो ब्रिटेन में सुबह के 5:30 बजेंगे, 6:30 बजेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से स्थानीय समय अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है समय को मापन के लिए। फिर आप देखेंगे कि अब हम अक्षांश देशांतरों को पढ़ने से पहले हम अक्षांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो अक्षांश का कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के चारों ओर
विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह। कहने का मतलब विषुवत रेखा कहाँ है? ये सॉरी, ये 0 डिग्री जो आप देख रहे हैं, 0 डिग्री, ये है विषुवत रेखा। मोटी सी लाइन खींची गई है तो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो 0 डिग्री के समानांतर आप देख रहे हैं, समानांतर खींची जा रही है रेखा ध्रुवों तक। समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखाओं का ये समूह है, उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा, ये देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, से कहां तक? ध्रुवों तक चलने वाली समानांतर क्या है? वृत्त है या समानांतर रेखा है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान का स्थान है। अक्षांश क्या है भैया? भूमध्य रेखा के इस तरफ जाओगे तो उत्तर है, इस तरफ जाओगे तो दक्षिण है। ओके, तो उत्तरी अक्षांश ऊपर वाले को बोलेंगे अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हो भूमध्य से, और भूमध्य से दक्षिण की ओर जा रहे हो तो आप इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट इज कि समान अक्षांश वाले स्थान को, अब जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश है, इसके जस्ट ऊपर एक अक्षांश रेखा है। समान अक्षांश को, ये दोनों एक अक्षांश है, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समानांतर। उदाहरण समानांतर अक्षांश कहलाती है। सभी अक्षांशों को हमने क्या किया है? उत्तर और दक्षिण को भूमध्य रेखा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब ये जो भूमध्य रेखा है इसको अच्छे से देख लेते हैं। जो भूमध्य रेखा है इसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी अक्षांशों को, ऊपर वाले भाग को उत्तर, नीचे वाले भाग को हमने दक्षिणी अक्षांश के रूप में उदाहरण किया है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं चेन्नई का अक्षांश अगर आपसे पूछे कि क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे भैया हमारा भारत किस तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में? तो हमें पता चला कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो भारत के अंतर्गत जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी सब के बाजू में उत्तरी लिखा आएगा या एन लिखा आएगा, नॉर्थ लिखा आएगा। तो चेन्नई का अक्षांश है 13 डिग्री, तो हम लिखेंगे 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखेंगे क्योंकि उत्तर में है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि हमें उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश किस तरीके से बताना है। अब यहाँ पे बोलता है कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री के रूप में क्या हो गया? दर्शाया गया है। बिल्कुल, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के रूप में दर्शाया गया है। वहीं उत्तरी ध्रुव को, यानी कि ऊपर ये वाला पॉइंट को, उत्तरी ध्रुव को हमने 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण के रूप में क्या किया है? चिन्हित किया, क्योंकि ये दक्षिण में है। और भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब कि भूमध्य रेखा से ऊपर आप 1 डिग्री जाओगे तो अंतराल पर खींचे गए सभी अक्षांश, मतलब कि हमने क्या किया है? 1-1 डिग्री के अंतराल पर हमने क्या किया? अक्षांश रेखाएं खींची है पूरी पृथ्वी में, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से 1-1 डिग्री पूरी अक्षांश को मापन करें, उत्तर की ओर मापन करें और दक्षिण की ओर मापन करें, तो कभी आपसे पूछ लेगा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप बताएंगे 179। कैसे? अब 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण, तो यहाँ पे तब बोलोगे कि सर ऊपर 90 अक्षांश रेखा है और दक्षिण की ओर भी 90 अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री एक जो है वो भूमध्य रेखा अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो कुल मिलाकर के 181 हो रहे हैं। तो भैया यहाँ पर जो है कुछ वैज्ञानिकों ने जो उत्तरी ध्रुव है, जो 90 डिग्री है, जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, इसको एक बिंदु माना है। तो एक अक्षांश रेखा यहाँ से माइनस कर दीजिए और एक अक्षांश रेखा यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो 181 से अगर आप 2 अक्षांश रेखाएं माइनस कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 179। ओके, जिसमें भूमध्य रेखा अक्षांश भी इसमें ऐड किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, कुछ महत्वपूर्ण, अब इतनी अक्षांश रेखा तो हमने खींच ली, पर ए 179 में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जिनके बारे में हमें पता रहना चाहिए, जिसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हमें पता हो सकती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जैसे कि आपकी भूमध्य रेखा, फिर है कर्क रेखा, फिर है मकर रेखा, फिर है अंटार्कटिक सर्कल और एक है आर्कटिक सर्कल। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है। और अक्षांश की 1 डिग्री की औसत रेखिक दूरी, मैंने आपको बताया था कि 0 से 90 डिग्री तक जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो ऊपर 1 डिग्री फिर 1 डिग्री ऐसे अंतराल है, तो इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। किसी स्थान का अक्षांश ध्रुव तारे की सहायता से भी निर्धारित किया जा सकता है, पर ये आपको नहीं करना है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको ये महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में अब हम पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश में जो पहला आ जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या बोलता है? भूमध्य रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है।
और ये अक्षांश की सबसे लंबी रेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा की लंबाई है 40075 किलोमीटर और दूरी तय करती है। इसे हम वृहत सर्कल भी बोलते हैं, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वृहत वृत्त की दूरी कितनी है या कितनी इसकी लंबाई है, तो आप बता सकते हैं कि 40075 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये जो है 78.8% जल क्षेत्र को कवर करता है, जबकि 21.3% क्या करता है, जो आपका लैंड पार्ट है, जो सतह क्षेत्र है, उसको कवर करता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के बारे में इतनी जानकारी काफी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वृहत वृत्त की लंबाई कितनी है। दूसरा देखते हैं हम आर्कटिक वृत्त। यह 5 समानांतर अक्षांशों में से एक है आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त ढूंढिए इस डायग्राम में, तो आपको ऊपर देखने को मिलता है। ये 66.5 डिग्री, अगर भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में आपको देखने को मिलेगी, तो भूमध्य रेखा के आपको उत्तर जाना होगा। और आर्कटिक की स्थिति हमेशा निश्चित नहीं होती है। ये अपडेट के अनुसार आर्कटिक क्या है, 15 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ता है। इस पॉइंट को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देख लेंगे। आर्कटिक सर्कल 16,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह का 4% हिस्सा क्या करता है, कवर करता है। तो आप एक बार इस चीज को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इसी के ठीक अपोजिट, आर्कटिक के ठीक विपरीत अगर हम देखते हैं, तो एक आता है अंटार्कटिक वृत्त, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर जाने पर आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी कि ये दक्षिणी अक्षांश है, और ये 66.5 डिग्री पर स्थित है। ये भी बिल्कुल सेम पॉइंट 15 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है और 16,000 किलोमीटर लंबा है, जो पृथ्वी की सतह का 4% क्या कर रहा है, कवर करता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या है भैया, ये भूमध्य रेखा के उत्तरी उष्णकटिबंधीय के रूप में भी जाना जाता है। अब आप ये भूमध्य रेखा जो देख रहे हैं, इसके उत्तर में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल रही है, यानी कि इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने को मिलता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। ओके, और इसकी लंबाई आप याद रखेंगे 36,788 किलोमीटर। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काफी है। और कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, याद रखिएगा, सूर्य लंबवत चमकता है साल में एक बार, जून के समय पर। साल में एक बार 21 जून वो डेट है जिस पर डायरेक्ट साइन करता है सूर्य। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी का मौसम होगा, वो मई और जून के टाइम में आपको देखने को मिलता है। इसी के ठीक विपरीत होता है मकर रेखा। मकर रेखा, आप भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे आपको मकर रेखा देखने को मिलती है। मकर रेखा की लंबाई भी कर्क रेखा के समान है। इसे हम दक्षिण उष्ण कटिबंधी, जहाँ पे दुनिया की कुल आबादी का 3% है, मतलब कि दुनिया की कुल आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ रहता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी उष्ण कटिबंधी में। दक्षिणी उष्ण कटिबंधी में 3% ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल क्षेत्र ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल क्षेत्र कहाँ है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे जब आप मैप उठाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे जल क्षेत्र देखने को मिलते हैं। बाकी उत्तरी गोलार्ध में आपको सतही क्षेत्र यानी कि सरफेस आपको लैंड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है सूरज साल में एक बार दिसंबर के टाइम क्या होता है, डायरेक्ट साइन करता है। दिसंबर के टाइम क्या करता है, डायरेक्ट साइन करता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कब, दिसंबर के समय आपको देखने को मिलती है। 22 दिसंबर के टाइम यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे सूर्य सबसे लंबा चमकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। ये पार्ट 1 है। आप इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित ताप कटिबंधीय क्षेत्र देखेंगे। उसके बाद हम देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।